ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। ओके, एंड विथ दैट हम लोग कुछ और चीज डिस्कशन करने वाले हैं इन एडिशन टू दीज थिंग्स कि एक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसमें जो रेटिंग दिया जाता है उससे हमको क्या पता चलता है बल्ब का बारे में। ओके ना, और क्या बोलते हैं उसको, बल्ब जो कनेक्शन होता है हमारा घर में सीरीज में होता है या पैरेलल में होता है। सीरीज में होने से क्या होगा, पैरेलल में होने से क्या होगा। अगर दो तीन तो बल्ब को हम लोग लगा दे सीरीज में डिफरेंट वोल्टेज का, तो उस केस में क्या उनका ग्लो जो होता है, मतलब ग्लो जो करता है वो ग्लो कौन सा ब्राइटर होता है, कौन सा ब्राइटर नहीं होता है, और उनका रेटिंग का हिसाब से अगर रेटिंग दे दिया गया है तो बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, मतलब उसमें जो फिलामेंट वायर लगता है उसका रेजिस्टेंस क्या है। ओके, और उसमें कितना मैक्सिमम करंट जो है वो विथस्टैंड कर सकता है, ये सब चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ओके, एनीवे उसके लिए हम लोग सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है ना। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है व्हाट इज इट, ऑलराइट। ओके, तो बता दूं मैं कि हम लोग इसे पढ़े हैं पहले से भी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हैं कि अगर एक चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह हम लोग लेते हैं, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस हो दो जगह में, तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज गिवन बाय W इज इक्वल टू Q इंटू V। W इज इक्वल टू Q इंटू V, ये हो गया अमाउंट ऑफ वर्क डन। ऑलराइट, व्हेन ए चार्ज इज टेकन फ्रॉम ए one point to another point having potential difference V, in that case the amount of work done is given by this much. Okay, अब सोचो हम क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये सर्किट में यहाँ पे एक तो बैटरी लगाया गया है, सेल बोल सकते हो उसको। ये बैटरी का वोल्टेज मान लेते हैं V है ना। ये एक तो कोई एक सर्किट में लगाया गया है, इस सर्किट में यहाँ पे एक तो लोड है, ये लोड कुछ भी हो सकता है। लोड हो सकता है यहाँ पे बल्ब है, हो गया। लोड हो सकता है यहाँ पे एक मोटर है, ओके। लोड हो सकता है, मान लेते हैं यहाँ पे क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक आयरन है, ऑलराइट। ऐसे हो सकता है यहाँ पे एक तो एक और सेल है, एक और सेल है, ये लोड हो सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स आर देयर। तो इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस क्या होगा, अगर ये लोड यहाँ पे लग गया और यहाँ पे तो स्विच भी होगा, मान लेते हैं स्विच को ऑफ पोजीशन में रखा, सॉरी ऑन पोजीशन में रखा गया है, तो इसमें करंट फ्लो करेगा। अच्छा, करंट फ्लो करेगा, इसका मतलब है कि चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, और यहाँ पे एक तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। क्योंकि पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, चार्ज का मोशन हो रहा है, तो वर्क डन हो रहा है। तो वर्क डन क्यों किया, कौन, ये बॉडी, ये सेल जो है वो वर्क डन किया। क्योंकि ये सेल अगर नहीं रहेगा तो करंट तो नहीं फ्लो करेगा, तो सब चीज कुछ होने वाला है नहीं। बिकॉज ऑफ दिस सेल ओनली करंट इज फ्लोइंग। करंट इज फ्लोइंग मींस चार्ज इज फ्लोइंग। चार्ज फ्लो करने से पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, तो ये फॉर्मूला का हिसाब से उतना वर्क डन होता है। मींस दिस इज डूइंग ऑलवेज सम वर्क व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ठीक है, तो वही वर्क डन जो है वो वर्क डन होता है क्या, स्टोर हो जाता है। वही वर्क डन जो है वही हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं हम उसको। वही वर्क डन को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द, क्या नाम है उसका, लोड, वो किसी किसी फॉर्म में स्टोर हो जाता है। मान लेते हैं ये एक तो क्या होगा, बैटरी, एक और सेल है, तो यहाँ पे जो ये वर्क डन किया वो इस बैटरी को चार्ज करने में यूज हो गया, समझा ना। तो उस हिसाब से ये एनर्जी यूज हुआ। अगर मान लेते हैं ये वाला जो है यहाँ पे तो बल्ब लगा हुआ है, तो फिर क्या होगा, बल्ब में जो फिलामेंट वायर लगा होगा, वो फिलामेंट वायर को वो गर्म करेगा, हीट रहेगा, तो ये जो एनर्जी है हीट एनर्जी का फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ओके, ऑलराइट। अगर मान लेते हैं ये वाला जो है, ओके, यहाँ पे क्या नाम है, हम बल्ब के लिए देख लिए, ऑलराइट ना। और ये अच्छा, मान लेते हैं यहाँ पे एक मोटर लगा है, तो क्या होगा, ये जो है इसके लिए करंट फ्लो करेगा, इसलिए मोटर चलने लगेगा। मतलब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये कन्वर्ट हो गया
कौन सा फॉर्मूला एनर्जी में? मैकेनिकल एनर्जी। ओके, तो हम जैसे पढ़े हैं पहले, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एनर्जी नीदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म। दैट इज हाउ दिस इलेक्ट्रिक एनर्जी जो दूसरा फॉर्म में ट्रांसफर हो गया। तो यही हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी है। अब बात हो गया कि लेट अस फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर इट। लेट अस फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर इट। इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, क्या होता है? हम लोग ऐसे तो जानते हैं एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है हाफ mv² होता है, कुछ अलग अलग फॉर्म में अलग अलग होता है। ये पर्टिकुलर केस में हम देखते हैं कि इसमें एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो कितना निकल के आता है। ठीक है, लेट अस सी व्हाट फॉर्मूला इज गेटिंग। ओके, तो ये तो बन गया W। मैं बोल दिया कि एनर्जी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है जो ये वर्क डन करता है वही होता है। ये W इज इक्वल टू Q इंटू V है। ऑलराइट, मान लेते हैं ये जगह का करंट जो इसमें फ्लो कर रहा है I है, और अगर T समय के लिए फ्लो किया तो ये कितना चार्ज देगा? हम पढ़े हैं I इज इक्वल टू Q बाई T, तो Q इज इक्वल टू I इंटू T। तो यहाँ पे W का जगह में हम लिख सकते हैं क्या? Q का मतलब ये I इंटू T इंटू V। तो ये बन गया हमारा क्या? वर्क डन। कौन वर्क डन किया? ये बैटरी, ये सेल। कितना समय के लिए किया? इतना T समय तक अगर करंट फ्लो करता है तो इट इज डूइंग दिस मच अमाउंट ऑफ वर्क। समझ में आया सबको? तो W इज इक्वल टू VIT, और यही वर्क डन जो है ना, यही वर्क डन एनर्जी का फॉर्म में स्टोर हो जाता है यहाँ पे जो भी लोड लगता है। क्लियर हो गया ना इतना? ऑलराइट, सो वी कैन राइट डाउन दिस थिंग्स। जो मैं बताया अभी उसको हम लोग लिख सकते हैं। We know that when a charge is taken, when a charge is taken from one point to another, is taken from one point to another point having potential difference V, having potential difference हम लिख सकते हैं having some potential difference, some potential difference, then some work has to be done, then some work has to be done. The amount of work done is equal to Q into V. Okay, all right, now we can draw this figure. B. Alright, so we can draw this figure. Alright, next we can write also. If a cell is connected to a circuit having some load, then current will flow in the circuit. This means charge is moving from one place to other place. Okay, hence what is done
by the cell. This work done is stored in the load in different forms depending upon the types of load. खत्म इतना? चलो let I is equal to current through the circuit, alright, then amount of charge is equal to, और flowing in t second लिख सकते हैं, flowing in t second is equal to q is equal to I into t. ये तो करंट का डेफिनेशन से हमको पता चल गया. क्लियर हो गया इतना? राइट. Therefore work done by the cell is W, that is Q into V, implies W is equal to I into T into V, implies W is equal to VIT. W is equal to VIT. Okay? Write down this one and then write this work done is stored in the system. This work done is stored in the load. Alright, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज द एनर्जी, मतलब यही एनर्जी हो गया. दिस वर्क डन स्टोर्ड इन द लोड एज एनर्जी एंड इज नोन एज इलेक्ट्रिक एनर्जी. यूनिट हो गया हमारा कितना? अगर मैं एसआई का बारे में बात करूं तो इट इज जूल. ऐसे एनर्जी का यूनिट होता है. खत्म. ये हो गया क्या? वर्क डन या फिर एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी का बारे में बात करें. अब बात हो गया क्या, अगर ये जो है क्या नाम है वो लोड खाली रेजिस्टेंस है, अगर वो लोड खाली रेजिस्टेंस है, मतलब वो मोटर नहीं है, वो सेल नहीं है, एक रेजिस्टिव सर्किट है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? V का जगह में I इंटू R लिख सकते हैं. ओम्स लॉ जो बोलता है V इज इक्वल टू I इंटू R. अकॉर्डिंगली हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा क्या? V I R इंटू T मतलब I स्क्वायर RT हो जाएगा. दैट इज ऑल्सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन. लेकिन उस समय हमको लोड पता होना चाहिए कि उसका रेजिस्टेंस इतना है. ओके, तो राइट डाउन इफ द लोड इज a resistor, if the load is a resistor having resistance R, if the load is a resistor having resistance R, then V is equal to I into R. Therefore, W is equal to I into R into I into T. W is equal to I square RT. So ये भी हमारा क्या एनर्जी का हीट एनर्जी सॉरी एनर्जी का फॉर्मूला ये हो गया. ठीक है, चलो अब आगे लिखते हैं. If या फिर यहां से लिख सकते हैं now I is equal to V by R, therefore W is equal to V square by R square into RT implies
W इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। ये आ गया हमारा तीसरा फॉर्मूला एनर्जी निकालने का। ओके, तो डिपेंडिंग अपन कि क्या क्या डेटा हमको दिया है उस हिसाब से हम एनर्जी निकाल सकते हैं। खत्म इतना। चलो ये एक फॉर्मूला हो गया, एक फॉर्मूला हो गया, एक फॉर्मूला हो गया। ओके, नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं इलेक्ट्रिक पावर। ये खत्म हो गया ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी इतना खत्म हो गया। इलेक्ट्रिक एनर्जी कहां से निकलता है? जो सोर्स है या बैटरी है वो हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी देता है। ऑलराइट, तो हमारा घर में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई आता है वहां से हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी हम क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। ऑलराइट, चलो अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर क्या चीज होता है। इलेक्ट्रिक पावर, ओके, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? ठीक है, चलो अब बात करते हैं। जैसे हम पावर के बारे में पढ़े थे, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट्स व्हाट इलेक्ट्रिक पावर इज आल्सो द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन, द रेट एट व्हिच द सेल यू कैन से इज डूइंग वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ऑलराइट, तो लिख सकते हैं द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क done by the cell is called electric power, is called electric power। तो हमारा पावर का फॉर्मूला हो गया क्या? W by T। बट W का वैल्यू हम लोग निकाले थे VIT डिवाइड बाय T, इसका मतलब P का वैल्यू हो गया VI। ये हो गया इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पावर। लेकिन अगर हम चाहेंगे तो ये फॉर्मूला को अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? P इज इक्वल टू V का वैल्यू होता है I इंटू R, तो इंटू I मतलब P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R। मतलब अगर हमको दिया नहीं होगा, क्या नाम है बताओ उसका? ये करंट या फिर क्या नाम है उसका? वोल्टेज नहीं दिया होगा, करंट दिया होगा तो ये फॉर्मूला में निकाल सकते हैं, वोल्टेज दिया होगा तो ये फॉर्मूला में निकाल सकते हैं। ओके, अच्छा, और क्या बच गया फॉर्मूला? P इज इक्वल टू, अगर I के जगह में हम चाहेंगे तो V बाय R लिख सकते हैं, V स्क्वायर बाय R स्क्वायर इंटू R इंप्लाइज P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पावर का तीसरा फॉर्मूला है। तो डिपेंड करता है कि हमको सवाल में क्या दिया है एंड अकॉर्डिंगली विल यूज दिस फॉर्मूला। ओके, तो इसका जो यूनिट होता है जूल पर सेकेंड या फिर वो हम उसको क्या बोलते हैं? वाट। तो इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होता है? वाट। ठीक है, कैपिटल W हम लोग लिखते हैं उसको। क्लियर हो गया ना? चलो अब यहां से एक बात आता है कि जो इलेक्ट्रिक पावर का ये जो हो गया फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक पावर का, दिस थिंग्स, ऑलराइट, चीज तो छोड़ दिया, ठीक है, ये जूल पर सेकेंड हो गया। अच्छा, अगर अभी मैं मान लेता हूं, एक काम करते हैं, हमारा जो एक तो इलेक्ट्रिक बल्ब सब में देखा होगा या बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में क्या होता है? उसका रेटिंग दिया जाता है। तो उस रेटिंग से हमको क्या पता चलता है? अगर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में उनका रेटिंग दिया जाता है तो उसको क्या पता चलता है? हम जो बहुत कॉमनली जो हमारा नजर में आता है, जो हम जानते हैं, बार बार उसको यूज करते हैं, वो होता है क्या? इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का अगर हम बात करें तो उसका क्या रेटिंग का मतलब होता है? तो मैं इसको मिटा रहा हूं, ये तीन फॉर्मूला इकट्ठे करके मैं लिख देता हूं, उसके बाद मिटा रहा हूं इसको, है ना। ठीक है, तो हम लोग जो देखें इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला हो गया P इज इक्वल टू V इंटू I या फिर I स्क्वायर इंटू R या फिर V स्क्वायर बाय R। ये हो गया क्या? फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक
पावर। ऑलराइट, तो अब हम पता करते हैं कि अगर हमारे पास क्या नाम है उसका इलेक्ट्रिक बल्ब्स है तो उसमें से हमको क्या क्या डेटा पता चलता है उसके बारे में, है ना। तो सपोज ए बल्ब इज रेटेड एज 100 वाट 220 वोल्ट। तो इससे हमको क्या पता चलता है? इससे हमको पता चलता है कि अगर एक तो बल्ब में ले लिया, ओके, ये बल्ब हो गया, ठीक है, इसका रेटिंग हमको दिया है 220 वोल्ट 100 वाट। मतलब इसको अगर मैं ऐसे कनेक्शन लगा दूं एक तो बैटरी का आगे जिसका कि 220 वोल्ट है, तो एक सेकेंड में ये 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। जूल पर सेकेंड लिखा हो ना, यूनिट क्या होता है, वाट जो होता है, जूल पर सेकेंड। एक सेकेंड में 100 जूल कंज्यूम करेगा। ये 100 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें देना पड़ेगा करंट को उसमें फ्लो कराने के लिए। तो इन दैट केस हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पावर कितना आया, ठीक है। अच्छा, अब सोचते हैं कि इसमें से हमको क्या क्या चीज पता चलेगा उस बल्ब का बारे में। लेट अस सी व्हाट आर द थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। सपोज हम लिख रहे हैं यहाँ पे P रेटेड के लिए हम लोग P0 लिख देते हैं। P0 का वैल्यू हो गया हमारा कितना 100 वाट। और V0 भी वही रेटेड वोल्टेज है, मान लेते हैं दिया है 220 वोल्ट। तो इससे हमको क्या क्या चीज पता चलता है उसके बारे में मैं बता दूं कि इससे हमको क्या क्या पता चलेगा। V0 इंटू I0 ही बोल देते हैं, V0 इंटू I0, P इज इक्वल टू V इंटू I है ना, तो P0 इंटू I। तो I0 का वैल्यू हो जाएगा हमारा क्या, P0 बाय V0। P0 का वैल्यू हो गया हमारा 100 बाय V0 का वैल्यू हो गया 220। ये 0 कट गया, इट इज कमिंग 5/11 दिस मच ऑफ एम्पियर। इसका मतलब है कि ये बल्ब जो है ना, ये बल्ब का अंदर करंट जो है मैक्सिमम 5/11 एम्पियर फ्लो कर सकता है। दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट दैट कैन फ्लो थ्रू इट, या फिर इट कैन विथस्टैंड दैट मच अमाउंट ऑफ करंट। व्हाट हैपेंस, क्या होगा अगर इससे ज्यादा करंट इसमें फ्लो करेगा तो ये जो फिलामेंट वायर है ये अंदर में ये टूट जाएगा। ये टूट जाएगा तो क्या होगा, ये बल्ब जो है फ्यूज हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम करंट है। और क्या पता चलता है, हम लोग को पढ़े P इज इक्वल टू V²/R। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे P0 लिख लूं चलेगा, P0 लिख लूं यहाँ पे चलेगा, तो R का वैल्यू हो जाएगा V0²/P0। V0 का वैल्यू 220 है, तो 220 को अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो इट इज 220 इंटू 220 बाय R हमारा 100 है, तो दोनों 0 कट गया, तो हमको R का वैल्यू मिला 484 ओम। इसका मतलब है कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो बल्ब है, ये बल्ब का जो है क्या है, रेजिस्टेंस 484 ओम है। बल्ब का रेजिस्टेंस बोलने से जो फिलामेंट वायर उसके अंदर में लगा हुआ है उसका रेजिस्टेंस इतना है। मतलब दीज टू थिंग्स आई कैन फाइंड आउट, ये दोनों चीज निकाल सकते हैं। क्या समझ में आया सबको? क्लियर? चलो अब सोचो कि क्या होगा अगर ये बल्ब को मैं इसमें 220 वोल्ट ना दे के 100 वोल्ट दे दूं। अगर मैं इसमें 100 वोल्ट दे दूं, 110 दे देते हैं ना, 110 वोल्ट दे दूं तो क्या होगा? क्या पावर उतना कंज्यूम करेगा? ना, उतना पावर कंज्यूम नहीं करेगा। उस समय उसमें पावर जो है अलग कंज्यूम होगा, करंट भी अलग जाएगा। ये 5/11 एम्पियर करंट तब जाएगा अगर वोल्टेज 220 दोगे तो, अगर कम वोल्टेज दोगे तो कम करंट जाएगा, पावर भी कम कंज्यूम करेगा। लेकिन कितना देखते हैं उसके लिए हम फार्मूला बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सोचो कि ज्यादा दे देंगे तो,
अगर ज्यादा वोल्टेज दे देंगे तो करंट 5 एम्पीयर 5/11 से ज्यादा हो जाएगा और फ्यूज हो जाएगा। मतलब रेटेड वोल्टेज से हम ज्यादा इसमें नहीं देना चाहिए, नहीं तो ये फ्यूज होगा। पॉसिबिलिटी है, बहुत पॉसिबिलिटी है कि फ्यूज हो जाएगा। दैट्स इट। क्लियर है? समझ में आ गया इतना? चलो इसको लिख लो ऑनलाइन। अब हम बात करते हैं कितना होगा। तो ये मैं बात किया था, अब मैक्सिमम मतलब V0 वोल्टेज में इसका पावर कितना था लिखा है। चलो ये हो गया हमारा, हाँ नोट करके हम इसको लिख सकते हैं, नोट करके हम इसको लिख सकते हैं। क्या चीज बताओ इसका, क्या लिखेंगे, पावर ना, P नॉट इज इक्वल टू V0 इंटू I0। अच्छा मेरे को बताओ, हम अगर यहाँ पे वोल्टेज को चेंज कर देंगे, हम अगर वोल्टेज को चेंज कर देंगे तो V भी चेंज होगा, I भी चेंज होगा, दोनों चेंज हो जाएगा, तो हमको पता नहीं चलेगा उस समय। इसीलिए हम वो फॉर्मूला लगाएंगे जिस फॉर्मूला में कोई एक चीज तो कांस्टेंट होगा। तो मैं ये फॉर्मूला लगाता हूँ, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, क्योंकि मेरे को जब कंपेयर करना है ना तो दोनों चीज वेरिएबल होने से मैं कंपेयर नहीं कर पाऊंगा। P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, ये फॉर्मूला लगाता हूँ। ओके, तो हमारा P0 का वैल्यू हो जाएगा V0 स्क्वायर बाय R, पता चला? अच्छा, अप्लाइड वोल्टेज में जो दिया हूं PA कर लेता हूं उसको। PA इज योर पावर फॉर ए पर्टिकुलर अप्लाइड वोल्टेज, VA स्क्वायर बाय R। VA इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज और PA इज इक्वल टू पावर कंज्यूम ड्यू टू PA। VA के लिए कितना पावर कंज्यूम होगा? P0 हमेशा नहीं कंज्यूम होगा, P0 उस समय कंज्यूम होगा जब V0 वोल्टेज दोगे तो, जो रेटिंग दिया होगा उतना वोल्टेज दोगे तो। चलो अब देखते हैं PA का वैल्यू कितना आता है। PA बाय P0 करोगे तो दिस बाय दिस हो जाएगा, दिस वन बाय दिस वन, तो VA स्क्वायर बाय VO स्क्वायर हो जाएगा, या फिर PA का वैल्यू आ जाएगा VA बाय V0 स्क्वायर इनटू P0। सो यू रिमेंबर दिस वन एज द फॉर्मूला। अगर मैं अलग वोल्टेज लूं तो उसमें पावर कितना कंज्यूम होगा वो इस फॉर्मूला में निकलता है। जैसे मैं एग्जांपल का हिसाब से बोल रहा था कि 110 वोल्ट दे दूंगा, तो उस समय क्या होगा, ये 110 ये 220, तो 1/4 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर है 1/4 हो जाएगा, 1/4 ऑफ द पावर कंज्यूम्ड व्हेन रेटेड वोल्टेज इज अप्लाइड। So this is the formula with which we can find out the power at other voltage than the rated voltage। इतना समझ में आ गया? अच्छा, अब बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं, अगर हमारे पास 2 या 3 रेजिस्टेंस है, 2 या 3 तो क्या नाम है बताओ तो, बल्ब है सोचो, तो उसमें क्या क्या चीज पता चलता है? अगर उनका रेटिंग दे दिया है तो क्या क्या चीज पता चलता है, बता रहा हूं। ओके चलो हम एक दूसरा कंडीशन लेते हैं, नंबर ये नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, है ना, 25 वाट 220 वोल्ट, 60 वाट 220 वोल्ट, 100 वाट 220 वोल्ट। आजकल तो ये सब जो पावर कंजम्पशन कम करने के लिए हम लोग एलईडी बल्ब यूज करते हैं। ओके, पहले हम लोग फ्लोरोसेंट बल्ब यूज करते थे, सॉरी फिलामेंट वाला बल्ब यूज करते थे, उसमें पावर सब ऐसे ही आता था, ज्यादा पावर होता था। तो वो केस में हम लोग थोड़ा बात करते हैं कि क्या होगा सबका रेजिस्टेंस। मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस हमारा R1 है, ऑलराइट, इसका रेजिस्टेंस R2 है और इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R3 है।
रेजिस्टेंस ऑफ दिस थिंग्स इज R1 R2 R3। तो क्या बात होता है, देखते हैं, बात करते हैं इनके रेजिस्टेंस के बारे में क्या होगा। अच्छा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया क्या, या फिर P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ये हो गया ना, या फिर R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय P। ओके, वी कैन चेक कि V यहाँ पे सब जगह में कांस्टेंट है, इसमें हर जगह में V कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि R जो है प्रोपोर्शनल टू 1/P। ओके ना, तो इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है। वी कैन नोट डाउन दिस वन, R प्रोपोर्शनल टू 1/P। इसका मतलब जिसका पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, जिसका पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। तो इसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, फिर इसका, फिर इसका। समझ में आ गया? ओके। अच्छा, अब जरा जानने का कोशिश करते हैं कि जो वायर लगा होगा, फिलामेंट वायर लगा होगा, उसका थिकनेस किसमें कम किसमें ज्यादा होगा। जरा सोच के बताओ, आराम से सोच के बताओ कि थिकनेस जो होता है वो बड़ा होगा, थिकनेस ज्यादा होगा अगर, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो गुड कंडक्टर होगा, उसमें रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, है ना। और थिकनेस जिसमें कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। इसका मतलब जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां पे थिकनेस कम होना चाहिए। मतलब अगर ये A1 लिख लिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये लेस देन A2 होना चाहिए, लेस देन A3 होना चाहिए। where A1 is equal to cross sectional area of the wire। फिलामेंट वायर की बात कर लेते हैं। मतलब जो फिलामेंट वायर यूज होता है उसमें पतला मोड यूज होता है कम वाट वाला में, और ज्यादा वाट वाला में क्या होता है, थोड़ा उस हिसाब से कंपैरिजन में मोटा यूज होता है। ठीक है, क्लियर हो गया ना, इतना बात समझ में आ गया। चलो लिख लो। ऑलराइट, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्या कि हेडिंग लिख लेते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, तो ये हमारा रेजिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल है, रेजिस्टेंस सर्किट के लिए। जहां पे मोटर लगा होगा वहां पे नहीं, क्योंकि उस समय क्या होता, एनर्जी जो होता अलग फॉर्म में भी निकल जाता है। लेकिन अगर एक सर्किट में खाली रेजिस्टेंस लगा है, ये बल्ब वगैरह में हम यूज कर सकते हैं। ओके, वहां पे हम क्या कर सकते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यूज कर सकते हैं। तो बता मेरे को, ये लॉ क्या बताता है? लॉ बोलता है कि एक रेजिस्टिव सर्किट में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगा। तो हीट प्रोड्यूस जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, करंट का स्क्वायर में, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर व्हिच करंट इज फ्लोइंग। मतलब हीट प्रोड्यूस जो है H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू R प्रोपोर्शनल टू T। अगर मैं कंबाइन कर दूं तो H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT हो जाता है, या फिर H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT बाय 4.2, इतना कैलोरी हो गया। ऑलराइट, बिकॉज हमको पता है कि I स्क्वायर RT जो है वो हमारा क्या, सॉरी स्मॉल t, I स्क्वायर RT जो है जूल में होता है, उसमें 4.2 डाल देंगे तो कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड when current I is flowing through a circuit for time t। और इसको अगर हम चाहेंगे तो अदर फॉर्म से भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा v स्क्वायर बाय r इंटू t, 1/4.2 तो रहेगा ऑफ कोर्स, हम अगर कैलोरी में लिखेंगे तो
और हो सकता है क्या, VIT by 4.2 दिस मच ऑफ जूल, इतना जूल का एनर्जी, सॉरी जूल नहीं कैलोरी। अगर ये 4.2 हटा देंगे 4.2 हटा देंगे तो दैट मच व्हाट इज दैट मच अमाउंट ऑफ हीट इन जूल उतना हीट मान लो उतना हीट प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, समझ में आ गया। चलो अब हम थोड़ा इसका ग्राफिकली देखते हैं कि क्या क्या ग्राफ इसमें निकल के आ सकता है हीट प्रोड्यूस का। ऑलराइट, हीट प्रोड्यूस का क्या क्या चीज ग्राफ निकल के आ सकता है। ग्राफ ये देखो आई स्क्वायर का साथ होके आ सकता है, जिसमें आर और टी अगर कांस्टेंट लेंगे तो ओके, ये v स्क्वायर बाय आर इंटू टी मतलब v और t कांस्टेंट लेंगे तो निकल सकता है कुछ एक ग्राफ। ओके, और अगर मान लेते हैं मैं क्या करता हूं आई टी को कांस्टेंट ले लेता हूं, निकल सकता है ग्राफ। ओके, तो देखते हैं ग्राफ क्या क्या मिलेगा। मिटा रहा हूं ना ये। ओके, ऑलराइट, ग्राफ लिखो। ग्राफ ये हो गया हमारा H वर्सेस R। सपोज मैं इसको H वर्सेस R लेता हूं तो इसमें हम क्या रखेंगे, दो चीज कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, क्या क्या चीज कांस्टेंट रखेंगे, I कांस्टेंट रखेंगे, T कांस्टेंट रखेंगे। इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि दो ठो कंडक्टर अगर है, एक छोटा सा कंडक्टर सॉरी एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम है, एक कंडक्टर रेजिस्टेंस से ज्यादा है, तो इन दैट केस हमारा कैसे हीट प्रोड्यूस होगा दो कंडक्टर में। तो केस में क्या हो गया, हीट प्रोड्यूस जो है कुछ ऐसे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे I कांस्टेंट हो गया, T कांस्टेंट हो गया, तो H प्रोपोर्शनल टू R हो गया, और H प्रोपोर्शनल टू R होने से ग्राफ ऐसे बनता है। ओके, दिस इज द ग्राफ बिटवीन दिस। तो ग्राफ क्या बता रहा है कि जब अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट प्रोड्यूस बढ़ेगा। ओके, चलो हम दूसरा ग्राफ करते हैं। अभी मान लेते मैं ग्राफ कर रहा हूं, इधर I इधर H, I और H के अंदर ग्राफ कर रहा हूं। तो I और H में ग्राफ करूंगा तो क्या होगा, इसमें कुछ कांस्टेंट रखूंगा, है ना। क्या क्या कांस्टेंट रखूंगा बताओ, R और T कांस्टेंट रखूंगा, R and T are constants, R and T are constants। तो ये केस में ग्राफ क्या आएगा, कुछ ऐसा कर्व होके जाएगा, बिकॉज H is proportional to R square, H proportional to I square आ गया, तो इसीलिए ग्राफ हमारा इस टाइप में बन जाएगा। ओके, और क्या ग्राफ बन सकता है, टाइम का हिसाब से देख सकते हैं। अगर V और I कांस्टेंट रख लेता हूं, T H V and I are कांस्टेंट, तो ग्राफ फिर से क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं। ओके, अच्छा एक और ग्राफ बन सकता है यहां से। अगर हम V और T को कांस्टेंट रख लेंगे, तो अगर V और T को कांस्टेंट रख लेंगे तो ग्राफ कैसे बनेगा, ये इनवर्स प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, R वर्सेस H, if V and I B and T are constant, so H proportional to 1 by R हो जाएगा, and this is the graph। ग्राफ से हमको पता चलता है नेचर का बारे में, हीट प्रोड्यूस का जो नेचर है उसका बारे में पता चलता है।
ये बोल रहा है कि अगर समय कांस्टेंट हो जाए, मान लेते 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड हो जाए, वो फिक्स्ड, करंट कांस्टेंट हो जाए, तो फिर क्या हो गया कि हीट प्रोड्यूस जो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस जितना गुना हो जाएगा हीट प्रोड्यूस उतना गुना बढ़ जाएगा। ये उस हिसाब से बताते जा रहा था। क्लियर हो गया? चलो ओके, लिखते हैं, अभी एक सवाल लिखते हैं, उसमें से एक अच्छा सा सवाल, अच्छा सा मतलब कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ करेंगे। ओके, तो लिखते हैं 3 ठो बल्ब है मान लेते हैं, उनको हम लोग क्या किए, सीरीज में लगा दिए, तो फिर कौन सा बल्ब जो है ज्यादा ग्लो करेगा। ऑलराइट, 3 bulbs rated 25 watt 220 volt 60 watt 220 volt 100 watt 220 volt are connected in first bit series, second bit parallel. Which bulb will glow brighter? Which bulb which glow brighter in each case? ओके, तो कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा दोनों केस में? ठीक है, तो इसमें हम लोग करेंगे कैसे, सबसे पहला क्या करेंगे कि बल्ब ग्लो जो करता है वो क्यों ग्लो करता है, तो उसका बारे में डिस्कस करेंगे। बताओ, बल्ब जो ग्लो करता है क्यों ग्लो करता है? बल्ब इसीलिए ग्लो करता है क्योंकि उसमें हीट प्रोड्यूस होता है। तो जिस बल्ब में ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा उस बल्ब में हम लोग उस वो वाला बल्ब लेके हम बोलेंगे कि ये बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, तो हमको उस समय पता करना, हमको हीट प्रोड्यूस का जो फॉर्मूला होता है H = I²RT बाय J से, या फिर H = V²/R × T। J भी नीचे रहेगा, चलो J को हटाते हैं तो प्रोपोर्शनल करके इसको लिख सकते हैं V²/R × T और H = VIT। तो ये 3 फॉर्मूला हम लोग पास है, जिसमें से कि ये फॉर्मूला का इस्तेमाल हम करते नहीं हैं। ये सब टाइप का क्वेश्चन में ये फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कब करेंगे और ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कब करेंगे, थोड़ा उसके बारे में जानकारी देखते हैं। ओके, अच्छा, यहाँ पे जो दिया है कि कनेक्शन है बल्ब में, ओके ना, तो कौन सा चीज वेरी करता है या फिर कौन सा चीज कांस्टेंट रहता है वो पर्टिकुलर केस में, वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले में बताओ मेरे को, सीरीज कनेक्शन जो हो रहा है, सीरीज कनेक्शन हुआ है तो उसमें क्या सेम होगा, करंट सेम होगा या वोल्टेज सेम होगा? ऑफ कोर्स सीरीज में करंट सेम होता है, इसका मतलब ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं सीरीज वाला केस में, और ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं पैरेलल वाला केस में। समझ में आया ना? ये सीरीज वाला केस में और वो पैरेलल वाला केस में। तो हम देखते हैं अभी कि H/25 फर्स्ट बिट में कर रहा हूं, H/25 मतलब हीट प्रोड्यूस इन 25 is to heat produce in 60 is to heat produce in 100 will be equal to what? I², क्योंकि सब में सेम है, R/25 into T is to I² R/60 into T is to I² R/100 into T। बस ये तो है। तो I² सब में से कट गया, T सब में से कट गया, तो मिला क्या? R/25 is to R/60 is to R/100।
और हमको पता है थोड़ा देर पहले मैं पढ़ाया था कि जो 25 वाट का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है, मतलब जिसका पावर सबसे कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। एज R25 ग्रेटर देन R60 ग्रेटर देन R100, therefore H25 greater than H60 greater than H100. So 25 watt bulb will glow brighter, या फिर हम ब्राइटेस्ट भी बोल सकते हैं, 3 ठो है तो। ओके, तो ये ब्राइटर होगा। मतलब सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, 25 वाला मतलब जिसका वोल्टेज कम होता है वो क्या होता है, ग्लो करता है ज्यादा। ऑलराइट, ओके। अब हम लोग पैरेलल का बारे में बात करते हैं। सीरीज खत्म हो गया, समझ में आ गया। ओके, हमको कहाँ पे कौन सा यूज करना है, जहां पे सीरीज बोला है तो इस पे यूज करेंगे, पैरेलल बोला है तो इसको यूज करेंगे। ठीक है, चलो जल्दी से लिखते हैं अभी पैरेलल के लिए। फर्स्ट बिट खत्म सबका, तो अभी हम लोग सेकंड बिट लिखेंगे। हो गया, लिखो सेकंड बिट। सेकंड बिट हो गया, फिर से इसे स्टार्ट करते हैं। H25 is to H60 is to H100 is equal to, जो कांस्टेंट है वो रहेगा V square by R25 into T is to V square by R60 into T is to V square by R100 into T। तो ये बन गया हमारा 1/25, सॉरी R25 is to 1/R60 is to 1/R100। आई होप सबको समझ में आ रहा है। ओके, और इनवर्स प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जिसका ज्यादा उसमें हीट प्रोड्यूस कम। एज R25 greater than R60 greater than R100, so 1/R25 less than 1/R60 less than 1/R100, therefore H25 less than H60 less than H100। तो सबसे ज्यादा ग्लो कौन करेगा, 100 वाट। therefore 100 watt bulb will glow brighter। ओके, 100 watt bulb will glow brighter। आई थिंक इतना तक समझ में आ गया सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो इतना तक पहले कॉपी कर लो। अच्छा, नेक्स्ट बात आ गया हमारा क्या, जो हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगता है घर में, वो सीरीज में लगता है या पैरेलल में लगता है। ऑफ कोर्स वो पैरेलल में लगना चाहिए। दो कारण हैं या फिर 2-3 कारण हम बोल सकते हैं। अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सब हम सीरीज में लगा दिए, सबसे पहला डिफिकल्टी जो प्रॉब्लम है मैं दिखाता हूं, ये हो गया ना खत्म। तो मान लेते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सब हम लोग सीरीज में लगा दिए, तो क्या होने वाला है। अप्लायंसेस मतलब जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल चीज जो लगा है, मान लेते हैं यहाँ पे एक तो कुछ लगा है समथिंग, यहाँ पे कुछ समथिंग, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, और ये हो गया हमारा सप्लाई 220 वोल्ट मान लेते हैं। डीसी बल्ब लगा समझा रहा हूं। ये मान लेते हैं बल्ब है, ये हमारा बल्ब है, ये हमारा फैन है, ये हमारा फ्रीज है। ऐसे लगा है सीरीज में, तो क्या होने वाला, तो होगा क्या कि सबसे पहले तो ये 220 वोल्ट जो है डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसी से तो वोल्टेज मिलेगा सबको। 220 वोल्ट डिवाइड हो जाएगा, मतलब सबके पास जाएगा ही नहीं वोल्टेज उतना।
मतलब जो रेटेड होता है सबका रेटेड जो होता है 220 वोल्ट ही रहता है, क्योंकि इंडिया का जो सप्लाई होता है हाउस होल्ड सप्लाई वो 220 वोल्ट है, तो सबका रेटिंग जो है 220 वोल्ट होता है। किसी के पास भी 220 वोल्ट जाएगा नहीं, क्योंकि सब मिला के 220 वोल्ट होगा ना, तो किसी के पास भी 220 वोल्ट जाएगा नहीं, मतलब सब अपना जो रेटिंग पावर है उससे कम में चलेंगे। ये बल्ब का अगर 60 वाट का बल्ब होगा तो कम चलेगा, कम वाट में चलेगा मतलब लाइट कम देगा। ये बल्ब भी वैसे होगा, फैन धीरे चलेगा और फ्रिज भी उस हिसाब से खराब हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? ये एक प्रॉब्लम हो गया कि कोई भी चीज अपना रेटिंग वोल्टेज में चलता नहीं है, रेटेड वैल्यू में चलेगा नहीं। दूसरा, मान लेते ये बल्ब था, ये बल्ब में एक तो फिलामेंट लगा होता है ना, ये फिलामेंट वायर है, तो ये कनेक्शन आया ऐसे करके, ये यहां पहुंचा। अगर ये फ्यूज हो गया मतलब ये वायर जो है यहां से टूट जाएगा। अगर वायर टूट गया तो सर्किट ही कंप्लीट नहीं रहा, आगे का सब चीज बंद। इसका मतलब सीरीज कनेक्शन में सब चीज एक साथ बंद हो जाएगा अगर कोई एक उसमें से फ्यूज हो जाएगा। तो 100% सीरीज कनेक्शन करना नहीं चाहिए, या फिर सीरीज कनेक्शन होता भी नहीं है घर में, पार्लर कनेक्शन होता। पार्लर कनेक्शन में फायदा क्या है? पार्लर कनेक्शन में फायदा क्या है देखते हैं। ये हमारा 220 वोल्ट है, ये एक बल्ब लग गया यहां पे, एक बल्ब यहां पे लग गया, ये फैन लग गया, ये फ्रिज लग गया। अब मजे के बात क्या है कि हर एक के पास सेम वोल्टेज जा रहा है, इसके पास, इसके पास, इसके पास, सबके पास सेम वोल्टेज जा रहा है। क्योंकि वोल्टेज सेम जा रहा है तो सब अपना रेटिंग पावर, रेटेड पावर में चलेगा। अगर हमारा घर में जो सप्लाई 220 वोल्ट नॉर्मली आ रहा है तो दूसरा क्या प्रॉब्लम नहीं, दूसरा क्या फायदा है। मान लेते ये वाला फ्यूज हो गया, ये बल्ब लगा था ये फ्यूज हो गया तो कनेक्शन कट गया। यहां से कटेगा, मैं यहां से दिखा दिया। लेकिन दिक्कत क्या है, ये तो स्टिल कनेक्टेड है बैटरी के साथ, इसका दोनों एंड बैटरी के साथ, इसका दोनों एंड, इसका दोनों। इसका मतलब अगर पार्लर में कनेक्शन होता है तो जो चीज खराब होता है वो बंद हो जाता है, बाकी जितना सारा अप्लायंसेस घर में है वो अपने चलते ही रहता है। लेकिन जो खराब हो गया है वो चीज ही खाली छूट जाता है। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? चलो तो नोट करके ये वाला पॉइंट लिखते हैं। Electrical appliances are connected in parallel to the source. Electrical appliances are connected in parallel to the source. Okay? चलो नोट करके एक और पॉइंट लिखेंगे। नंबर 1, in series P टोटल पावर कितना कंज्यूम करेगा। अगर सीरीज में कहीं पे होगा कुछ तो पावर कितना कंज्यूम करेगा, P टोटल कितना है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/P टोटल इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, तो अगर सीरीज में कनेक्शन है और P टोटल उनका टोटल पावर कितना कंज्यूम कर रहा है तो 1/P टोटल इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 प्लस डॉट डॉट डॉट। नंबर 1। नंबर 2, if two appliances are in series तो P टोटल कितना हो जाएगा, P1 इंटू P2 बाई P1 प्लस P2। जैसे हमारा पैरेलल कनेक्शन होता था ना रेजिस्टेंस में, यहाँ पे ऐसे, क्योंकि आप नीचे आता है
Number 3, if n appliances each of power P are in parallel, are in series, then P total is equal to P by N. खत्म। तो ये हमारा सीरीज में ये पॉइंट नोट करके रखना है। पैरेलल में क्या होगा? इन पैरेलल। ओके, सबसे पहले P total इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, नॉर्मल ऐड होते जाएगा। नंबर 2, इफ n identical appliances are in parallel, then P total is equal to कितना होगा? n into P। खत्म। ओके, ये हो गया हमारा अबाउट इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। और कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। आज का क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए।